साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट की है। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल में जो पहला चैप्टर देखा जाता है वह है पाषाण काल। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसकी व्याख्यात्मक हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाषाण काल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको आपके सामने रखेंगे, आप उसे पढ़िएगा, फिर उसका उत्तर हम बताएंगे, वो भी पूरा व्याख्यात्मक। देखिए प्राचीन इतिहास आपके सामने है, पाषाण काल। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न निकल के आया है जो कि पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, उसमें है कि निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। उसमें देखिए पहला है पैसरा, दूसरा है बाघोर, तीसरा है सेनुआर और चौथा है सरायनाहर राय। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, फिर इसका उत्तर बताते हैं। तो इसमें देखिए जो इसका उत्तर सही है वह है सेनुआर। कौन सा उत्तर है? सेनुआर। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि यह स्थित कहाँ पे है। देखिए जो सेनुआर है ये बिहार में सहसाराम जिला है, उसी के अंतर्गत एक पहाड़ी है कैमूर पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी के अंतर्गत एक कुदरा नदी बहती है, उसी के तट पर यह सेनुआर स्थित है। अब और इसके विषय में जो अध्ययन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ की खुदाई की गई, यहाँ पे जब खोज की गई, तो यहाँ से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल तथा NBPW संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद इसके अलावा और जो यहाँ से मिला है, यहाँ से चमकता हुआ लाल मृदभांड मिला है या चमकता हुआ लाल रंग का मिट्टी का बर्तन मिला है। फिर यहाँ से शीशे की टूटी हुई सलाखा मिली है। उसके बाद 19 तांबे की वस्तुएं मिली हैं। फिर यहाँ से तिकोने ओपदार कुल्हाड़ी मिली है। इन तमाम प्रकार की विशेषताओं को समेटे हुए यह सेनुआर जो नवपाषाणी का स्थल है तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। यह है कि मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें HD संकालिया महोदय हैं, उसके बाद BN मिश्र हैं, C ऑप्शन है RB जोशी और चौथा ऑप्शन D है K पेदैया। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो समनापुर पुरास्थल है इसकी खुदाई किसने की थी। तो जैसा आपके सामने निशान लगा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अब देखिए BN मिश्र महोदय इसकी खुदाई किए थे। अब चर्चा करते हैं समनापुर की। समनापुर का उत्खनन BN मिश्र महोदय ने किया। अब एक पुरास्थल है बालू, इसकी जो खुदाई हुई थी वह UB सिंह महोदय ने किया। जो नेवासा पुरास्थल है, नेवासा पुरास्थल की खुदाई HD संकालिया महोदय ने किया। और बाघोर पुरास्थल की जो खुदाई है JR शर्मा महोदय ने किया और JD क्लार्क महोदय ने किया। उसके बाद ब्रह्मगिरी या अरिकामेडु, इसका उत्खनन मार्टिमर हुडर महोदय ने किया। और नरहा जो संस्कृत है पुरास्थल है, इसकी खुदाई पुरुषोत्तम सिंह ने किया। हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से व्याख्या आपको बताई जा रही है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न देखिए, इसमें है भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कैमूर, उसके बाद सतपुड़ा है, फिर है डेक्कन, उसके बाद है पूर्वी घाट। इसमें आपको बताना है कि इस पूरा स्थल जो शैल चित्र है इसकी प्रथम खोज कब हुई थी। तो जितने भी प्रश्न आपको हम यहाँ पे बताएंगे ये सब बहुत महत्वपूर्ण, पूरी व्याख्या के सहित आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हमारी कोशिश है जितने प्रश्न सबकी व्याख्या की जाए, जितने प्रश्न सब महत्वपूर्ण पूछे गए हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जो परीक्षा है चाहे वनडे से संबंधित हो, उसमें जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इतिहास से क्वेश्चन आपका रहना ही रहना है, इसलिए आपके लिए पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चों के लिए यह जो परीक्षा है, जो प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से देखिए। चलिए इसमें देखते हैं कि भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज कैमूर पहाड़ी पे हुई थी। अब इसके विषय में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए, भारत में प्राचीनतम शैल चित्रों की जो खोज हुई थी का श्रेय आर्कीबाल्ड कार्लाइल महोदय और जे कार्कबन महोदय को जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम कार्लाइल महोदय ने 1867 ईस्वी में कैमूर पर्वतमाला क्षेत्र में जाकर के एक सुहागी घाट है, ठीक, स्थित चित्रित मध्यपाषाणी शिलाश्रयों की जो वहां पे मानव ने बनाया था वो दुनिया के सामने रखे थे। अब ये जो सुहागी घाट है, आप जब इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर में आप घुसेंगे तो वहां पे देखेंगे एक पहाड़ी है, उसे सुहागी पहाड़ी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, कार्लाइल महोदय ने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर के बिंद क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी, ठीक। अब और इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब बिंद क्षेत्र में देखिए, जितनी महत्वपूर्ण इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित मैटर मिलेंगे आपको बहुत विस्तृत तरीके से हम आपको बताएंगे। आप केवल अच्छे तरीके से देखते जाइएगा, हमारी बातों को सुनिए, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, बिंद क्षेत्र के जो सोन घाटी उसमें स्थित है मिर्जापुर में, वहाँ पे है लखनिया दरी है, उसके बाद एक और है मेहरिया दरी और विजयगढ़ दरी और कोहबर दरी। यहाँ से तमाम प्रकार के चित्र पाए गए हैं। उसके बाद फिर आते हैं अगले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उच्च पूर्व पाषाण कालीन स्थल से एक है पाटने है, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य पाया गया है। अब चलते हैं, अब इसमें आपका जो उत्तर है आपने देख ही लिया है, कैमूर पहाड़ी। फिर आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इसमें देखिए, इसमें है बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो यह जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। तो इसमें आपके सामने बुर्ज होम नव पाषाण काल से संबंधित है, तो आपने उत्तर देख ही लिया है, ठीक। तो इसकी अब हम थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, डी टेरा महोदय और पीटरसन महोदय ने 1935 ईस्वी में, कब 1935 ईस्वी बुर्ज होम की खोज की थी। अब यह स्थित कहाँ पे है, यह स्थित है कश्मीर प्रदेश में। यह प्रथम नव पाषाणिक स्थल माना जाता है। अब देखते हैं बुर्ज होम का अर्थ क्या है। जो बुर्ज होम है इसका अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक, प्लेस ऑफ बर्च, जिसे अंग्रेजी में प्लेस ऑफ बर्थ कहा जाता है।
देखिए बुर्जहोम जो पूरा स्थल है ये तीनों कालों से संबंधित है। तीनों कालों अर्थात नवपाषाण काल से भी संबंधित है, महापाषाण काल से संबंधित है और ऐतिहासिक काल से भी संबंधित बुर्जहोम है। ठीक, अब यहाँ पे बुर्जहोम से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं, अब उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें देखिए बुर्जहोम से गड्ढा घर मिला है जिसे गर्तावास कहा गया है। गर्तावास कहा गया है जब गड्ढा घर मिला है, जब यहाँ पे खुद गर्तावास खुदाई की गई, यहाँ पे खोज की गई, तो यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, अब देखिए जो बुर्जहोम से और साक्ष्य मिले हैं उसमें क्या है, लाल और गेरुए रंग से लेपित मानव कंकालों के साक्ष्य पाए गए हैं। अब फिर देखिए यहाँ से हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा गया था। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समेटे हुए यह बुर्जहोम बहुत महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। ठीक, अब इसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो यहाँ से मिला, तो बुर्जहोम से एक लंबी गर्दन वाले पालिशदार ग्लोब्यूलर मिला है। घड़े पर जो मिला है, इस पे जो घड़ा है सींग वाले देवता का चित्र बना हुआ है। आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है पूरा स्थल है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। ठीक, यह प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया है। तो आपके सामने जो उत्तर है वह बेलन घाटी। अब देखिए बेलन घाटी के विषय में अब थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ी इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी कहाँ स्थित है, टोंस की यह सहायक नदी है जो मिर्जापुर की पहाड़ी में बहती है। कहाँ बहती है, मिर्जापुर की पहाड़ी में बहती है। अब उसके बाद यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। किसका साक्ष्य मिलता है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए यहाँ का जो निम्न पूर्व पाषाण काल है, यहाँ से 44 स्थल पाए गए हैं। ठीक, कितने 44 स्थल पाए गए हैं। बेलन घाटी के दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों पर स्थित निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल, मुरली, महूगढ़ स्थल, चांदतरी स्थल, इन तमाम प्रकार के स्थल इस घाटी में स्थित हैं। अब और देखते हैं इसके विषय में। इसमें क्या है कि एच.डी. संकालिया महोदय कौन है, एच.डी. संकालिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो पुरातत्ववेत्ता हैं ये हैं एच.डी. संकालिया महोदय ने 1962 ईस्वी, कब 1962 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं इनकी पुस्तक। आपको याद करना है कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें क्या है, इसमें जो इन्होंने प्रथम संस्करण निकाला, इसमें उच्च पूरा पाषाण शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। ठीक, अब आपको और इसमें थोड़ा बता दें कि इसी घाटी में सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल से संस्कृत के से जो संबंधित साक्ष्य हैं यहीं से पाए गए हैं। इसमें आपका जो उत्तर है वह है बेलन घाटी। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें क्या है, ताम्र निधिया आर्यों की कर्तव्य है। ये आपको एक वक्तव्य दिया है, इसमें पूछा गया है कि यह कथन
किसका है? देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, एच गिल्डन, उसके बाद एस पिगेट, एम व्हीलर महोदय है और बीजी चाइल्ड महोदय है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें निशान लगा है, वहाँ है एच गिल्डन महोदय। तब थोड़ा इसके विषय में और चर्चा करते हैं कि हाइन वेल्डर महोदय ने ताम्र निधियों के संदर्भ में आर्यों से जोड़ते हुए कहा कि जो ताम्र निधियां हैं वह आर्यों के कर्तव्य हैं, कि आर्यों द्वारा जो कार्य किया गया है उसी के परिणाम ये सब हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो स्टुअर्ट पिंगर महोदय ने एक किताब लिखी है प्री हिस्टोरिक इंडिया। कौन सी किताब इन्होंने लिखी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब उसके बाद बीजी चाइल्ड महोदय, अब इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। बीजी चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के प्रयोग और लाभों से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये क्वेश्चन का कलेक्शन है यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इतना विस्तृत अध्ययन आप हमारा वीडियो ही देख लेंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें इतने विस्तृत तरीके से बताई जाएंगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस हमारा आप सपोर्ट करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है। देखिए अब इसमें क्या है, निम्न थोड़ा तेज पढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा, लगभग 71 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। 71 प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा व्याख्या करने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। इसमें देखिए जो प्रश्न है कि किन नवपाषाणिक स्थलों से गर्ता वास्तु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, बुर्ज होम, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा ऑप्शन है गुफा कराल और चौथा ऑप्शन है कोल्टेबा। अब देखिए जो पहला ऑप्शन इसमें है 1 2 3 4, आपको इसमें देखना है। जो बी ऑप्शन है 1 और 3 है, सी ऑप्शन 2 और 4 है, डी ऑप्शन 3 और 4 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दिमाग क्या लगाना है, इसमें सारे प्रश्न तो आपके सामने हैं, उत्तर भी दिया है और निशान भी लगा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जब इसकी हम व्याख्या करेंगे तो चारों ऑप्शन से संबंधित या फिर और जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें पाई जाएंगी उसकी हम बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह उत्तर बी है, अर्थात बुर्ज होम और गुफा कराल से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। अब इसकी थोड़ा विस्तृत व्याख्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वहाँ से नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफा कराल से मानव के गर्त में घर बनाकर रहने का प्रमाण पाया जाता है। अब देखिए जो बुर्ज होम है, जो यहाँ पे आवासीय गड्ढे बनाए गए थे, उसमें उतरने के लिए घर में सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और जो गुफा कराल है, यहाँ पे 2 कक्षीय आवासीय गड्ढा मिला है, अर्थात जो आवास बना के नीचे रहते थे उसमें 2 कमरे बनाए गए थे। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो आपका बुर्ज होम और गुफा कराल है। ठीक, बी ऑप्शन। अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न संख्या 8 या टीजीटी 2016 में पूछा गया है। अब इसमें क्या है कि भारतीय स्थल पर, ध्यान दीजिए, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वह है लोथल और कालीबंगा, बी ऑप्शन है बुर्ज होम और रंगपुर, सी ऑप्शन रूपर और रंगपुर, और जो चौथा ऑप्शन है कालीबंगन और सुरकोटा। इसमें जो आपका उत्तर सही है वह है बी ऑप्शन
बुर्जहोम और रंगपुर, ये दोनों पूरा स्थल है जहां से गड्ढे खोदने का साक्ष्य पाया गया है। अब इसके विषय में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं कि नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम गुफा कराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसके बाद ध्यान दीजिए हड़प्पाई स्थल है रंगपुर। कौन सा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल नहीं, हड़प्पाई स्थल है रंगपुर। ठीक, यहाँ से गड्ढे खोदने या गर्त गृह का प्रमाण पाया गया है। ठीक, अब और थोड़ा बात कर लेते हैं कि ताम्रपाषाणिक एक स्थल है इनाम गांव। ध्यान दीजिए, एक ताम्रपाषाणिक स्थल है इनाम गांव, यहाँ से भी 3 गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। आपको अगर परीक्षा में थोड़ा घुमा के पूछे कि बुर्जहोम दिया हो, रंगपुर दिया हो, इनाम गांव दिया हो, अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको तीनों ऑप्शन मारना है, क्योंकि बुर्जहोम से भी गर्तावास का साक्ष्य मिला है, इनाम गांव से भी मिला है, रंगपुर से मिला और गुफा कराल, इन तमाम जो पुरास्थल हैं यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो मित्रों, इसमें जो आपका जो ऑप्शन है प्रश्न में, इसमें बुर्जहोम और रंगपुर सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, दमदमा है, राखीगढ़ी है, सराय नाहर राय है और हथनौरा है। हाँ, ये जो सभी प्रश्न हैं व्याख्या करने में 2 घंटे लग सकते हैं, 1.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप अच्छे से देखते जाइए, आपको पूरा व्याख्या सहित पूरा आपको प्रश्न हम देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो यहाँ पे उत्तर है वह हथनौरा। अब थोड़ा इसके विषय में हम चर्चा हथनौरा के विषय में कर लेते हैं। अब हथनौरा के विषय में चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 दिसंबर 1982 ईस्वी, कब? 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में भू वैज्ञानिक हैं, सर्वेक्षक हैं आरूढ़ सोनकिया, ध्यान दीजिएगा इनका नाम आरूढ़ सोनकिया है। इन्होंने नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक पूरा स्थल से आद्य या प्राचीनतम होमोसेपियंस की खोपड़ी प्राप्त की है। होमोसेपियंस अर्थात होमो इरेक्टस मानव की, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी आरूढ़ सोनकिया महोदय ने प्राप्त की थी। अब देखिए, यह भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। ठीक, और जो यह मानव की खोपड़ी पाई गई है, जब इसका सर्वे किया गया तो इसमें क्या है, इसमें इस अवशेष में 30 वर्ष की युवती का पता लगाया गया है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा और इसके विषय में, हथनौरा के विषय में देखते हैं। 1997 ईस्वी में A.R. संख्यायन महोदय ने हथनौरा से ही होमोनिड युवती के कंधे की हड्डी प्राप्त की है। ठीक, अब उसके बाद अभी हाल ही में, मुश्किल से 22-23 साल पहले, 2 अक्टूबर 2001 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं पी राजेंद्रन, इन्होंने पिल्लुपुरम जिले में तमिलनाडु में जो स्थित है अवधे नामक पूरा स्थल से मानव शिशु कपाल को खोज निकाला है। ठीक, तो मित्रों, इसमें आपने उत्तर देख ही लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृत से संबंधित है। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें है उच्च पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल है और लौह काल है। इसमें आपको
उत्तर ढूंढना है कि बागौर जो इसका प्रथम काल है वह किस काल से संबंधित है। तो आपके सामने उत्तर लगा हुआ है, यह है मध्य पाषाण काल से। अब बागौर से संबंधित जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके विषय में अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखिए, बागौर से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग, इन तमाम प्रकार के जो साक्ष्य हैं वह बागौर से प्राप्त होता है। बागौर स्थित कहाँ पे है? बागौर राजस्थान में एक बनास नदी बहती है, उसी की सहायक नदी है कोठारी नदी। इसी कोठारी नदी के तट पर यह बनास स्थित है। ठीक, अब देखिए आगे, बी.एन. मिश्र महोदय हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। बी.एन. मिश्र महोदय के निर्देशन में 1971 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल पाया गया है। ठीक, मध्य पाषाणिक सबसे बड़ा भारत का यही स्थल है। अब देखते हैं जो साक्ष्य मिला है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अब देखिए, बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा गया है, यही पूछा गया था कि बागौर से कसाई खाना साल्डर हाउस का प्रमाण पाया गया है। ठीक, इसमें आपका जो उत्तर है प्रश्न संख्या 10 में वह है मध्य पाषाण काल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो देखिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। कोलडीहवा है, चिराद है, उसके बाद गुफकराल है, लिंगसुगुर है। ठीक, अब इसमें आपने देख ही लिया है, इसका जो उत्तर है वह है चौथा ऑप्शन लिंगसुगुर है। अब इसमें इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इसके विषय में और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। हम आपको मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आपने इस तरीके से पूरी वीडियो को हमारे देख लिया है, प्रश्न को समझ लिया है, जिस तरीके से हमने व्याख्या की है, आपको किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी परीक्षा में आप बैठ जाइए, आपके लिए पूरा मैटर आपको उपलब्ध करा देगा ये। अब देखिए, इसकी जो लिंगसुगुर की व्याख्या है, इसके विषय में देखते हैं। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नवपाषाणिक पालिशदार कुल्हाड़ी 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर के पुरातत्व अधिकारी हैं श्री यामयच कृष्ण को मिला था। ठीक, भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण युग से संबंधित है। ठीक, अगर हम बात करें तो यह जो पुरास्थल है यह कर्नाटक के लिंगसुगुर में स्थित है। ठीक, यह लिंगसुगुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। इसमें क्या है, देखिए, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त किया? ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह प्रश्न पूछा गया है कि पीजीटी 2021 में। इसमें क्या है, जे.आर. शर्मा महोदय है। बी ऑप्शन क्या है, मार्टिमर हुलर महोदय। सी ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट ब्रूट फुट महोदय हैं। और चौथा ऑप्शन ले मसूरिया है। अब इसमें आपने उत्तर देख लिया है, ले मसूरिया महोदय हैं। अब इसके विषय में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाणिक उपकरण है, इसमें देखिए 1860 ईस्वी में ले मसूरिया महोदय ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक नदी बहती है टोंस नदी घाटी में नवपाषाण काल के पालिशदार सिल्ट प्राप्त किया है। ठीक,
उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त करने वाले ले मैसूरी महोदय हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अब इसमें देखिए, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी ऑप्शन है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन है बागौर के मध्य पाषाण काल से, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका डी ऑप्शन है कि हड्डी की मात्र देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। अब इसके विषय में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं, जानकारी। तो हड्डी की मात्र देवी मूर्ति बेलन घाटी में एक लोहदा नाला क्षेत्र है वहीं से प्राप्त होता है। ठीक, यह जो लोहदा नाला है बेलन घाटी है, यह उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, उच्च पूर्व पाषाण काल को मेगडेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14, इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे 4 है लेकिन 14 मान लीजिए इसे, कि बूचड़ खाना क्षेत्र का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। महदहा, दूसरा है चौपानी मांडो, तीसरा सी ऑप्शन दमदमा और चौथा ऑप्शन है सरायनहर राय। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे बूचड़ खाना जो क्षेत्र है वह महदहा से प्राप्त होता है। यह जो प्रश्न है 2018 में जब एलटी की परीक्षा हुई थी जीएससी लोकसभा आयोग के द्वारा, वहां पे यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अब इसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। देखिए, मध्य पाषाण कालीन जो स्थल महदहा है, यहाँ से बध्य स्थल या बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त होता है। महदहा से 35 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। यहाँ से सिल लोढ़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर यहीं से ही एक वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल मिलता है। महदहा से ही सींग का एक बाण प्राप्त होता है। महदहा से ही गठिया रोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, महदहा से स्तंभग्रस्त प्राप्त होता है। और देखते हैं यहाँ पे, महदहा से ही युग्मित समाधियों अर्थात स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। अब फिर देखते हैं, महदहा से 13 कंकाल मिले। कितने? 13 कंकाल प्राप्त होते हैं। अब यहीं से ही कुंडल एवं माला पहने हुए जो कि सिंह एवं एक श्रृंग प्राप्त होता है। इस तरीके से बूचड़ खाना क्षेत्र से जो महदहा है, इसके विषय में जो तमाम बिंदु थे उसकी हमने अध्ययन किया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। इसमें देखते हैं कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नर्मदा घाटी से, दूसरी है महानदी घाटी से, तीसरा ऑप्शन है सोन घाटी से, चौथा ऑप्शन है यमुना घाटी से। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका उत्तर सामने निकल के आया है इसमें है सोन घाटी, अर्थात सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा तोबा जो ज्वालामुखी है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। जो तोबा ज्वालामुखी है यह पश्चिमी भारत जो महाराष्ट्र है यहाँ से मध्य भारत सोन घाटी से मिला है।
बोरी और बाघोर से ही ऐसे ही ज्वालामुखी राख का जमाव मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वह बोरी से प्राप्त होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है अधोलिखित में से कौन मध्य सोन घाटी नदी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। आपके सामने 4 ऑप्शन देखिए। पहला है पटपरा, दूसरा ऑप्शन है बाघौर, तीसरा ऑप्शन है सिंघावल और चौथा ऑप्शन है खतौनी। खतौनी। तब इसमें आपका जो उत्तर है वह है सिंघावल। कौन सा उत्तर है? सिंघावल। ठीक, अब सिंघावल के विषय में अगर हम थोड़ा अध्ययन करना चाहें तो यहाँ से सोन घाटी जो है, यहाँ से जो और स्थल प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे है सिंघावल, उसके बाद पटपरा, बाघौर, खतौनी, ये सब यही पे एक क्रम में पाए गए हैं, लेकिन सबसे जो प्राचीनतम है भूतात्विक जमा वह सिंघावल ही है, जो सबसे नया है। ठीक, इसमें जो सबसे नया पूरा स्थल है वह है खतौनी। खतौनी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 17। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 17 में इसमें है कि लघु पाषाण उपकरण, कौन सा? लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृत है, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृत है, तीसरा ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृत है, चौथा है मध्य पाषाण कालीन संस्कृत। इसमें आपको उत्तर ढूंढना है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग हैं। तो आपके सामने जो उत्तर है वह है मध्य पाषाण कालीन उपसंस्कृत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा, और इसके विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी जानकारी करते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृत है, मध्य पाषाण के शुरुआत की बात करें, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कितना? 10,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इस काल से लघु पाषाण उपकरणों को सबसे पहले सीएल कार्लाइल महोदय ने 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में कौन है? कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले प्राप्त किया था। ठीक, कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले इसको प्राप्त किया था। अब उसके बाद देखते हैं यहां से जो और साक्ष्य मिला है, लघु पाषाण उपकरण के प्राचीनतम उदाहरण श्रीलंका के फाहियन गुफा मिलता है। अगर भारत के बाहर जाएं तो लघु पाषाण उपकरणों के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक, उसमें फाहियन गुफा है, वहां से प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम एक पूरा स्थल है, यहाँ से भी लघु पाषाण उपकरणों का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं उनमें कौन कौन उपकरण आते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल संस्कृत से संबंधित जो उपकरण है उसमें है जैस्पर, कैल्सेडोनी, चर्ट नामक पत्थर है उपकरण है, उसके बाद है फ्लिट, फिर है क्वार्टरजाइट।
इन तमाम प्रकार की जो उपकरण हैं वह मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और जो ये उपकरण बनाए गए थे, अगर इनके आकार प्रकार की बात करें, इनका जो आकार प्रकार है वह है चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजाकार बनाया गया है। इस तरीके से हमने मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसका अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 है। इसमें है कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट को हस्तकुठार मिला था। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बादन-दुरई, दूसरा है अतिरम-पक्कम, तीसरा है पल्लवरम, चौथा है संगनकल्लु। ठीक, आपके सामने ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है पल्लवरम। ठीक, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न पीजीटी 2019 में पूछा गया है। अब इसके विषय में जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, उत्तर आपका सी है, पल्लवरम है। तो यहाँ पे देखिए भारत में प्रागैतिहास के जनक की बात करें, भूगर्भ वैज्ञानिक, भूतत्व वैज्ञानिक, वह है रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं। ये जो रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं यह भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं। क्या हैं? प्रागैतिहास के जनक हैं। प्रागैतिहास के जनक हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब ये हो गए, उत्तर आपका ये था। अब यहाँ पे इन्होंने किया, ब्रुसफुट महोदय ने 13 मई 1863 ईस्वी में, कब 13 मई 1863 ईस्वी में मद्रास में पल्लवरम नामक पुरास्थल की खोज की और सबसे पहले यहाँ से हैंडैक्स या हस्तकुठार प्राप्त किया था। ठीक, ये देखिए 13 मई है। 13 मई कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कब है? 13 मई है। अब इसके संबंधित एक चीज और बता देते हैं आपको हम, कि एक है जॉन लुबाक महोदय। जॉन लुबाक महोदय पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया है। ठीक, अब एक और विद्वान है टॉमसन, नाम है, क्या नाम है? टॉमसन महोदय। इन्होंने एक त्रिकाल नामक पद्धति का सिद्धांत दिया है इन्होंने। उसमें त्रिकाल में क्या है पद्धति? उसने पाषाण काल भी नाम दिया है, कांस्य काल नाम दिया है और लव काल। इन तीनों कालों को मिलाकर के इन्होंने कहा भैया यह त्रिकाल पद्धति है, ये हमारी पद्धति है। ठीक, अब चलते हैं अगले पुरास्थल पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें है कि सर्वाधिक संख्या में, कितना? सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार या हैंडैक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नव पाषाण काल है, उसके बाद निम्न पुरा पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें जो आपका उत्तर है यह है निम्न पुरा पाषाण काल। अब चलते हैं, थोड़ा इसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जितने प्रश्न हैं आपको ध्यान देना, समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक करके व्याख्या करके आपको हम बताएंगे। अब देखिए, जो क्लीवर है और हैंडैक्स, यह निम्न पुरा पाषाण काल के 2 प्रमुख उपकरण माने जाते हैं। ठीक, निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृत, दूसरा है एस्टोनियन संस्कृत। अब देखिए चॉपर चॉपिंग संस्कृत,
जो है सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले हैं। इसे इसीलिए सोहन संस्कृत कहा जाता है। जो एस्यूलियन संस्कृत को हंडैक संस्कृत बोला जाता है। ठीक, हंडैक्स को 28 सितंबर 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के बदमदुरई नामक पुरास्थल और अतिरम पक्कम से प्राप्त किया था। ठीक, हंडैक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृत भी कहा जाता है। क्या? मद्रासी संस्कृत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। अब इसमें देखिए, प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति, इसमें पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है जावा मंडल, तीसरा है होमो इरेक्टस और चौथा है निएंडरथल। इसमें आपको जो उत्तर है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। ठीक है, अब थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के माने में आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसमें देखिए, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है ये हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव है। वह पहला होमोनिड मानव भी कहा जाता है। इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। इन तमाम नामों से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को जाना जाता है। ठीक, अब थोड़ा और देख लेते हैं। जो होमो हैबिलस मानव है, इसे प्रथम मानव या कारीगर मानव कहा जाता है। अब और देख लेते हैं, होमो इरेक्टस जो मानव है, होमो इरेक्टस जो मानव है, इसने सर्वप्रथम पत्थर के हंडैक्स या हाथ की कुल्हाड़ी बनाया था और इसी ने ही आग का खोज किया था। तो ये रहे प्रश्न यहाँ पे। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। अब इसमें देखते हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंधित है। यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ है, फिर यहाँ आपको बताना है कि जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस है वह संबंध रखता है। देखिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है चापर से, दूसरा है ब्लेड से, तीसरा है हस्त कुठार से, कटार दिया है मान लिया हस्त कुठार हो गया, चौथा चॉपिंग से। इसमें जो आपका उत्तर है वह है ब्लेड से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं जो होमोसेपियंस मानव है इसका संबंध ब्लेड से माना जाता है। जो आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस कहा गया है, इसे ही बुद्धिमान मानव कहा जाता है। इसकी जो समता है वह जर्मनी के निएंडरथल से मानी जाती है। यही जो निएंडरथल मानव है, इसने ही सबसे पहले 100 विसर्जन किया था। ठीक, और अग्नि का या आग का व्यापक रूप से उपयोग इसी निएंडरथल मानव ने किया था। ठीक, आधुनिक मानव को क्रोमैग्नन मानव, चार्लेड मानव, उसके बाद ग्रिमाल्डी मानव भी कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। अब इसमें देखिए, इसमें है कि भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा ऑप्शन है चिराग, तीसरा है चुनार और चौथा है मास्की। इसमें आपको उत्तर बताना है। उत्तर इसमें आपका है ही, वह है चिराग। चिराग नामक पुरास्थल से बड़ी संख्या में हड्डी से बने उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब चिराग के विषय में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक, चिराग के विषय में
अब इसके विषय में जब देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए चिराद बिहार राज्य के सारण जिला में स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे चिराद से हिरण की सींग से निर्मित हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से चिराद से ही बस्तियों का साक्ष्य में प्राप्त होता है। चिराद से ही हाथी दांत की हड्डी की बनी चूड़ी प्राप्त होती है। अब देखते हैं चिराद से, और यहाँ से नाग प्राप्त हुआ है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए नाग प्राप्त हुआ है, चिड़िया प्राप्त हुई है, कुबरदार बैल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, हड्डी की लटकन यहीं से प्राप्त हुई है। अब अगर देखें मध्य गंगा घाटी में स्थित जो बिहार है, यहाँ से चिरादपुर स्थल प्राप्त होता है, शनिवारपुर स्थल प्राप्त होता है, ताराडीह स्थल यहीं से प्राप्त हुआ है, छेछर कुतुबपुर स्थल यहीं से है। ये सब नवपाषाण कालीन और ताम्र पाषाणिक स्थल यहाँ से है। अब चिराद से सार्वजनिक भोजन निर्माण का केंद्र प्राप्त होता है। अब देखिए चिराद से ही अग्निकांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 23 है, इसमें क्या है कि निम्न स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। क्या पशुबाड़े की बात की गई है? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, टोरवा, बी ऑप्शन है कोल्डीहवा, सी ऑप्शन है महगढ़ा और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है महगढ़ा। महगढ़ा से जो निम्न नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ से पशुबाड़े का प्रमाण मिलता है। अब महगढ़ा के विषय में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। देखिए महगढ़ा जो है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक तहसील है मेजा, वहीं पे स्थित है। यह नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पशुओं का आयताकार बाड़ा प्राप्त होता है। एक 3 द्वार वाला गौशाला प्राप्त होता है जहाँ पे जानवर पाले जाते थे। यहीं से ही 20 गोलाकार झोपड़ियों से संबंधित फर्श और स्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए हैं। ये आपका रहा महगढ़ा। उसके बाद देखिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। अब इसमें है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के, कौन सा है? ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? पहला ऑप्शन क्या है? उच्च पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल। तीसरा है मध्य पाषाण काल। चौथा है नवपाषाण काल। इसमें आपका जो उत्तर है वह है उच्च पूर्व पाषाण काल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा और जानकारी दे दें कि जो ब्लेड ब्यूरिन उपकरण है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसमें जो और जो उपकरण है वह तक्षणी या गिरमिट जो उपकरण है उसका भी विशेष महत्व है। इस काल का जो प्रधान उपकरण है वह है ब्लेड, इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृत भी कहा गया है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 जो है वह है खाद्य उत्पादन प्रकृति व्यवस्था संबंधित है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है कि मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर है वह है नवपाषाण काल। अब देखिए जो नवपाषाण काल है गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृत कहा है। साथ ही साथ कहा है कि यह नवपाषाणिक क्रांति भी मानी जाती है।
ठीक। अब खाद्य उत्पादन है सबसे पहले नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। मनुष्य जो है कृषि की शुरुआत इसी काल में शुरू करता है। ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26 है। इसमें देखिए, आभूषणों से युक्त मध्य आभूषण जो है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन हुआ है भीमबेटका, दूसरा है बागौर, तीसरा है महदा, चौथा है श्रैनार। ठीक है। अब इसमें आपका जो उत्तर है वह है महदहा। महदहा आपका उत्तर है। अब थोड़ा महदहा के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो महदहा है यह उत्तर प्रदेश में एक जिला है इलाहाबाद के बगल प्रतापगढ़। यहीं पे मध्य पाषाण कालीन स्थल यह स्थित है। जब यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ से 13 कंकाल प्राप्त होते। कितने? 13 कंकाल यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ से कुंडल प्राप्त होता है, माला पहने हुए जो शव है प्राप्त हुआ है। अब ये जो माला है कुंडल है यह किससे बना है? सींग और सिंह से बना हुआ है। उसके बाद जो सराय नहर राय है, सराय नहर राय है, इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। सराय नहर राय से भी सींग और सींग के छल्ले से निर्मित आभूषण प्राप्त होते हैं। ठीक। लेकिन अगर संख्या की बात, सबसे ज्यादा संख्या में तो सबसे कम महदहा से ही प्राप्त होता है। ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न संख्या 27 देखिए। प्रश्न संख्या 27 में यह है मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडव स्थित है। ठीक। चौपानी मांडव के विषय स्थल के विषय में पूछा गया है। इसमें देखिए, जो पहला ऑप्शन है उदयपुर के निकट राजस्थान में, दूसरा है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी नदी के किनारे, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा मिर्जापुर। इसमें आपका जो उत्तर है वह है इलाहाबाद के जो कोरांव तहसील है वहां पे एक नदी बहती है बूढ़ी नदी, उसी नदी के किनारे यह पूरा स्थल चौपानी मांडव स्थित है। अब चौपानी मांडव के विषय में थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। अब देखिए, जो चौपानी मांडव है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में जो कोरांव तहसील है वहां पे बूढ़ी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की बात करें, बीडी मिश्र महोदय हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद यहाँ से खोज के बाद बस्तियों का प्रमाण मिला है। ठीक। जो यहाँ पे बस्ती प्राप्त हुई है, यहाँ से 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। जो यहाँ पे झोपड़ियां बनाई गई थी वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बनाई गई थी। ठीक। जो 13 है संख्या में। उसके बाद जो और मिली है झोपड़ियां वह गोलाकार थी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ही आखेटक संग्राहक से प्रारंभिक कृषि के संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व यह चौपानी मांडव करता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न संख्या 28। कौन सा है? प्रश्न संख्या 28। इसमें देखिए कि ये तो नहीं, ये बार फिर देख लेते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 4 ऑप्शन है वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट, फिर है मॉर्टिमर व्हीलर, फिर है जॉन मार्शल, फिर है एकनिया। इसमें आपका जो उत्तर है वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये आपको पता रहा होगा, आसान क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसकी थोड़ा और व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए फिर चर्चा करते हैं कि देखिए, भारतीय प्रागैतिहास के जनक ये ब्रिटिश भूतत्व सर्वेक्षक हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्हें
भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और ब्रिटिश इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, कनिंघम महोदय हैं। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक और सोहन घाटी। सोहन घाटी का पितामह की बात की जाए तो डी.एन. वाड़िया महोदय। कौन है? डी.एन. वाड़िया महोदय। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में आपको देखना है कि उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है निम्न पूर्व पाषाण काल में, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीसरा है ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, चौथा है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर है वो आपके सामने है, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और अध्ययन करते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से। देखिए यहाँ पे जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा एक बागौर है जो राजस्थान में स्थित है। ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल है। ध्यान दीजिए, दोनों आदमगढ़ और बागौर है, ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं। उसके बाद यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। अब मध्य पाषाण काल से संबंधित जो और महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए मध्य पाषाणिक जो स्थल है उसमें गुजरात में एक है लोटेश्वर। कौन सा है? लोटेश्वर। दूसरा है रतनपुर, तीसरा है कनेबल और चौथा है लंघनाथ। यहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद जो आपका कनेवल है, कनेवल से ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपका है प्रश्न संख्या 30। कौन सा है? प्रश्न संख्या 30। अब यहाँ पे है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है निम्न पुरापाषाण युग। ठीक है। दूसरा है उच्च पुरापाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग और चौथा है मध्य पाषाण युग। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है नव पाषाण युग। ये आपका उत्तर हो गया। अब थोड़ा उच्च पुरापाषाण युग के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए जो उच्च पुरापाषाण काल है इससे परिष्कृत औजारों का काल माना जाता है। ठीक है। इस काल की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि यहाँ से नए चकमक उद्योग की स्थापना का प्रमाण मिलता है। दूसरा होमो सेपियंस के पदार्पण का काल यही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य निकल के सामने आए हैं उसकी विषय में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ से ब्लेड है, जो कड़ है और जो फ्लैग है जिसे शल कहा गया है, निर्मित औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी होती थी। ठीक है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। इसमें जो है कि भारत में उच्च पुरापाषाण काल से ब्लेड से निर्मित प्रमाण जो साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। इस काल में ब्यूरिन या तक्षणी जो उपकरण बनाए जाते थे और ब्लेड जो होता था उसी से बनाए जाते थे। ठीक है। ब्लेड ब्यूरिन जो तक्षणी है वो उच्च पुरापाषाण काल का प्रधान उपकरण माना जाता था। अब चलिए इसके विषय में हमने देख लिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या
31 पर। कौन सा? प्रश्न संख्या 31 पर। ये देखिए इसमें क्या है कि पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या है। पूरा पाषाण के विषय में प्रमुख औजार के विषय में पूछा गया। पहला है हस्तकुठार, दूसरा है शल्क के बने फलक, तीसरा है हड्डी के औजार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके सामने जो उत्तर है वह है हस्तकुठार अर्थात हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और इसके विषय में जानते हैं। अब देखते हैं पाषाण युग का प्रमुख उपकरण हस्तकुठार या हैंडैक्स, जिसे हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है प्रश्न संख्या 32 या 32। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्व पाषाण काल युग के लोगों का प्रमुख उद्यम धंधा क्या था। ठीक है, पहला शिकार, दूसरा कृषि, तीसरा है पशुपालन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है शिकार। बहुत आसान प्रश्न था, इसमें आपका उत्तर है शिकार। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा और आपको जानकारी दे दे कि देखिए पूर्व पाषाण युग के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वह था शिकार। इस काल का जो मानव था पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। शिकार करना, कंदमूल तोड़कर खाना, यही उसका मुख्य भोजन था। ये आग के प्रयोग से अपरिचित थे। जब आग के प्रयोग से ये अपरिचित होंगे तो जो कच्चा मांस, जो मांस था वो कच्चा यहाँ पे खाते थे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जो काल है इस काल में कृषि, पशुपालन, मृदभांड का कोई प्रचलन था ही नहीं। इसीलिए जो ये लोग हैं इनका जो जीवन था वह अस्थायित्व इसमें नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो काल है इस काल में मानव उपभोक्ता या उत्पादक नहीं था। अर्थात इनका जो जीवन था वह घुमक्कड़ था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह शिकार हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। इसमें देखते हैं कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बोरी, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है इनामगांव, चौथा है गिलेंदु। अब देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के विषय में और थोड़ा जान लेते हैं, इससे संबंधित जो जानकारी है। देखिए इसमें क्या है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में एक मैदान है, कोची मैदान। वहां पे एक नदी बहती है, बोलर नदी। ठीक है, यही पे यह मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहा मेहरगढ़ से संबंधित जानकारी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। अब देखते हैं इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कश्मीर के बुर्जहोम में, दूसरा है बिहार के चिराद में, तीसरा है गुजरात के लोथल में, चौथा है उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा में। इसमें आपका जो उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ और जानकारी कर लेते हैं कोल्डीहवा की। अब देखिए यहाँ पे चावल के जंगली प्रकार को ओरजिया रूफिफोरम कहते हैं। ठीक है, अब जंगली चावल की प्राप्ति चौपानी मांडव से हुई है। वहीं खेती द्वारा धान प्राप्ति की प्रजाति कोल्डीहवा से प्राप्त होती है, जिसके प्रमाण लहुरा देवा से पेपर मिलता है।
महगड़ा से भी मिल रहा है, कोल्ढीवा से मिल रहा है, दमदमा से मिल रहा है। इन तमाम प्रकार के जो साक्ष्य हैं इन पुरास्थलों से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वह है ए केशवनखिया। इसके विषय में हम लोग पीछे अध्ययन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय केंद्र क्या है? ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन है देखिए, निरक्षर समाजों का इतिहास, दूसरा है साक्षर समाजों का इतिहास, तीसरा है सभ्य समाजों का इतिहास, चौथा है नगरीय समाजों का इतिहास। इसमें आपका जो उत्तर है वह है निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक है, अब चलते हैं। अब अगर थोड़ा इसके विषय में हम और अध्ययन करना चाहें, देखिए, स्रोतों के आधार पर इतिहास का जो विभाजन हुआ है वह 3 भागों में हुआ है। पहला विभाजन प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण काल आता है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, इन तमाम प्रकार की जो उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, अगर थोड़ा और भी जानने की कोशिश करें तो पाषाण काल एक ऐसा काल जिसमें मानव का संपूर्ण जीवन पत्थर के इर्द गिर्द ही घूमता था। ठीक, इसीलिए मानव को लिखने पढ़ने का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पाषाण काल कहा गया। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल है जिस काल में मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान तो था, लेकिन आज का मानव उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है। उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, अर्थात लिखने पढ़ने की शुरुआत इस काल में हो चुकी थी, लेकिन आज का मानव उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में थोड़ा और आपको बताएं, इसमें सैंधव काल आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी बात जो वैदिक सभ्यताएं हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल है मानव सभ्यता का वह काल जिस काल में मानव की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सारी जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। इसमें देखिए क्या है कि क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? इसमें दिया है सत्य है पहला ऑप्शन, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य हो सकता है, चौथा असत्य हो सकता है। इसमें आपका जो उत्तर है वह असत्य हो सकता है। ठीक है, नवपाषाण काल की बात की गई। अब देखते हैं थोड़ा भारत में अगर बात की जाए मिट्टी के बर्तन की जानकारी बनाने की, मध्य पाषाण काल जो युग स्थल है चौपानी मांडव, यही से प्राप्त होता था। हम कह सकते हैं कि मानव को बर्तन बनाने की जानकारी मध्य पाषाण काल से हो चुकी थी। ठीक है, चौपानी मांडव जो है यहाँ से हाथ के द्वारा बनाए हुए मृदभांड प्राप्त होते हैं। उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। ठीक है, 38 से इसमें नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखते हैं 39। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं। नवयुग से संबंधित, नवपाषाण काल से संबंधित है, ताम्र युग से संबंधित है, लौह युग संबंधित है, या चित्र धूसर मृदभांड
संस्कृत संबंधित है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 40। इसमें है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण या हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृत से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से और दक्षिण भारत से। इसमें देखिए आपका जो उत्तर है वह है कश्मीर घाटी से। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं, इसमें एक बुर्ज होम, दूसरा गुफा। ठीक है, जो बुर्ज होम है यहाँ से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण गड़ासा या हार्वेस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 41। अब यहाँ पे देखिए सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वह है बुर्ज होम से। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पीछे अच्छे से की है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पे। इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। ठीक है, पहला है मचान पर, दूसरा है कंदराओं में, तीसरा झोपड़ी में, चौथा इन सभी में। देखिए आपका जो उत्तर है वह है इन सभी में। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन आपका कौशाम्बी, नेवासा, बुर्ज होम और ब्रह्मगिरी। इसमें आपका जो उत्तर हो गया वह है कौशाम्बी। ठीक है, ये जो आपका कौशाम्बी पूरा स्थल है, यह इसकी जो अगर खोज की बात की जाए तो खोज करने का श्रेय अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय को जाता है। ठीक है, इसकी जो पहचान की गई है, ये कोसम नामक स्थान जो प्राचीन काल में था वहां से इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, अब देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 पर। अब यहाँ पे जो 44 प्रश्न है 44, इसमें पूछा गया है कि भीमबैठका प्रसिद्ध है। देखिए जो पहला ऑप्शन है वह है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है कि भीमबैठका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब थोड़ा भीमबैठका के विषय में और अध्ययन देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण इससे बिंदु है, ताकि परीक्षा में आपके लिए ना छूटे। देखिए जो भीमबैठका है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। कहाँ पे? मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन जिला, वहीं पे स्थित है। भीमबैठका से प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1957 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1957 ईस्वी में इसकी खोज विष्णुधर वाकड़कर महोदय ने की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है 45। ठीक है, 45 प्रश्न में क्या है कि भीमबैठका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। इसमें आपका जो उत्तर है देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर बता दे रहे हैं, है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, अब कुछ और इसके विषय में जानकारी कर लेते हैं। जो भीमबैठका है चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल से बनना प्रारंभ हुआ। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल से संबंधित यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद भीमबैठका से 642 गुफा चित्र मिले हैं, गुफाएं मिली हैं, जिन पर 400 से अधिक चित्रों का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो चित्र मिले हैं उनको प्राचीनतम माना गया है।
और इनको रंगने के लिए नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ भीमबेटका से बराह का चित्र मिला है, गणेश का प्राचीनतम चित्र जहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46 पर। अब यहाँ पे आपको दिखाएं कि प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भीमबेटका हो गया, इसके विषय हमने अध्ययन कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, तो हमने इसके विषय में आपको बताया, यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य पाषाण काल पूरा स्थल काल के प्रमुख उपकरण क्या है, हमने इसकी चर्चा की थी। जो यहाँ के प्रमुख उपकरण हैं वह फलक है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। इसमें देखिए हैंड एक्स और क्लीवर उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक, इसकी चर्चा हमने पीछे की है। इसमें सीधा आपको उत्तर बताते हैं कि यह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित या स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर, 51 पर। देखिए हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बनाया गया, तो यह है बाइफेशियल, अर्थात हाथ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। इसमें कौन सा है, देखिए कि निम्नलिखित में से एक पुरा स्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, आमरी है, उसके बाद मेहरगढ़ है, कोट दीजिए और कालीबंगा है। इसमें आपको बताना है कि किस पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसमें आपका जो उत्तर है वह है मेहरगढ़। ठीक है, देखिए जो मेहरगढ़ है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पर स्थित है। इसी बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहा गया है, रोटी की टोकरी कहा गया है। मेहरगढ़ से कृषि के, इसमें गेहूं है, जौ है, अंगूर है, कपास, इन तमाम प्रकार के फसलों का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें कि दक्षिण एशिया में गेहूं और जौ की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से हंसिये के प्रयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ठीक, भैंस पालने का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर हुआ है लहुरा देवा। अब लहुरा देवा के विषय में अध्ययन करते हैं। लहुरा देवा जो है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहुरा देवा से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। यहीं से ही लहुरा देवा से ही चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये है कि मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य मिला है वह 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि मेहरगढ़ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जबकि लहुरा देवा की जो कृषि साक्ष्य मिला है इसकी जो समय है वह है 8000 से 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, और लहुरा देवा से ही गोलाकार फर्श का साक्ष्य मिला है, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है, चूल्हे के साथ एक नाली बनाने का प्रमाण यहीं से मिला है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर आपको प्रश्न में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करता हुआ प्रश्न पूछा जाए और आपके ऑप्शन में लहुरा देवा भी दिया हो, मेहरगढ़ भी दिया हो, तो आपको उत्तर लहुरा देवा ही लगाना है।
अगर लहुरा देवा नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह है ताम्रपाषाण काल के वृत्ताकार गर्भगृहों के प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है कि नवदा टोली से, आहार से, हड़प्पा से, इनाम गांव से। इसमें आपका जो उत्तर है वह है इनाम गांव। ठीक है, अब इनाम गांव के विषय में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए महाराष्ट्र के दक्कन में ताम्रपाषाणिक संस्कृत एक है जौरवे संस्कृत। ठीक है, इसी से संबंधित है। जौरवे संस्कृत की अगर खोजकर्ता की बात करें तो एम देश पांडे हैं। ठीक, जौरवे संस्कृत में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव से पाया गया है। ठीक है, इनाम गांव में कुल 134 घरों का साक्ष्य मिला है। कितना? 134 घरों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद चलते हैं मालवा संस्कृत काल के इनाम गांव में 32 मकानों का साक्ष्य मिला है। उसमें 28 घर ऐसे मिले हैं जिसमें जो छत बना है उस छत का जो आकार है वह आयताकार बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हो गया इनाम गांव, सॉरी इनाम गांव। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। यहाँ पे देखिए जौरवे संस्कृत के स्थलों में, सॉरी ये तो हो गया। फिर देखते हैं 56 पे कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं। ठीक है, कायथा संस्कृत की बात की गई तो यहाँ पे देखिए ये है मध्य प्रदेश से पाई गई है। ठीक, कायथा संस्कृत, थोड़ी इसके विषय में और जान लेते हैं। देखिए मालवा संस्कृति को कायथा संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, कायथा संस्कृत की खोज की बात करें तो B.S. वाकड़कर महोदय ने कायथा संस्कृत की खोज की थी। कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृत है। कायथा संस्कृत को हड़प्पा संस्कृत के समकालीन माना जाता है। ठीक है, जो कायथा संस्कृत है उज्जैन के निकट एक नदी बहती है, काली सिंधु नदी, उसी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 57 पर। यहाँ पे देखिए ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृत खोज किसने की थी, तो हमने बताया था B.S. वाकड़कर महोदय ने, इसकी व्याख्या हमने की थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पुरास्थल दिया है। इसमें क्या है कि कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल की ताम्रपाषाणिक संस्कृत कौन सी है। देखिए उसमें है नवदा टोली, दूसरा है रोपड़, तीसरा है नाल, चौथा है कायथा। इसमें आपका जो उत्तर है वह है नवदा टोली और कायथा। नवदा टोली और कायथा ये दोनों मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृत में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 59। अब इसमें देखते हैं नवदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृत किस संस्कृत का प्रमाण है। पहला ऑप्शन हड़प्पा संस्कृत का, दूसरा गैर हड़प्पा का, तीसरा हड़प्पा पूर्व का है, चौथा हड़प्पा पश्चात का। इसमें आपका जो उत्तर है वह है हड़प्पा के बाद का है। ठीक है, अब थोड़ा इसके विषय में और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका है नवदा टोली, एरन और नागदा हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं। भारत में सबसे पहले 1822 ईस्वी में कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर तांबे के उपकरण, ठीक है, प्राप्त होते हैं। ये जो मालवा संस्कृत है यहाँ से शवों को घरों के नीचे दफनाया जाता था।
शवों को उत्तर पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। जो आपका नागदा है, नागदा से हाथी दांत की एक मानव आकृति प्राप्त होती है। ठीक है। अब जो आपका ये एरण है, एरण से विशाल मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है 60। इसमें दिया है कि अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि से संबंधित है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन हुआ है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी। दूसरा है, इसमें आपको उत्तर बता दिए थे सीधे, आपके सामने सब है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार हाथी। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक उत्तरवर्ती हड़प्पाई काल है जहां मालवा और जॉर्वे संस्कृतियां मिली हैं। इसमें आपका जो उत्तर है वह है दायमाबाद। ठीक है। दायमाबाद, इसके विषय में थोड़ा देख ले। जो दायमाबाद है यह गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी है, उसी के तट पर यह स्थित है। यह महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी अगर खोज की बात करें तो 1958 ईस्वी में बीपी बोपरदीकर महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक। अब चलते हैं एक और आपको जानकारी दे दें। दैमाबाद से शिशु स्कर्वी रोग का उदाहरण प्राप्त होता है। ठीक है। चलते अगले बिंदु पर, प्रश्न संख्या 62 पर। इनाम गांव का प्रमुख जो स्थल है वह है जॉर्वे। इसके विषय हमने चर्चा कर ली। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। अब इसमें क्या है कि निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसमें देखिए आपका जो निवासा है यह भी स्थित है, इनाम गांव भी स्थित है, दायमाबाद भी स्थित है और महेश्वर इसमें महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अब जानते हैं महेश्वर कहाँ स्थित है। जो महेश्वर है यह मध्य प्रदेश के खरगोन एक जिला है, वहां पे एक नदी बहती है, नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है। एच डी संकालिया महोदय ने 1952-53 ईस्वी में इस टीले का उत्खनन कार्य कराया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन भारत में जॉर्वे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस स्थान पर नामित की गई थी। आपका जो उत्तर है वह है महाराष्ट्र। ठीक है। अब जो दायमाबाद है वह संपूर्ण जॉर्वे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, जॉर्वे संस्कृत का सबसे बड़ा जो स्थल है वह है दायमाबाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65 पर। इसमें देखिए, इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है ताम्र। ठीक है। इसमें आपका जो होता है ताम उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिए, इसमें जो नहीं पूछा गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। इसमें ये स्थल, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 66। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से स्थल हैं जो मालवा के ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है। पहला है महेश्वर, दूसरा है नौरटोली, तीसरा है गिलुंड, चौथा आहार। इसमें आपका जो उत्तर है वह है 3 और 4, अर्थात गिलुंड और जो आहार संस्कृत है यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है। देखिए आहार, गिलुंड, मरमी और ओझियाना यह वालाथक, गणेश्वर, जोधपुरा पूर्वी राजस्थान की संस्कृति से संबंधित स्थल है। ठीक है। आज जो आपका
महेश्वर है, इसे माहिष्मति भी कहा गया। ठीक है, ये ताम्र पाषाणी का स्थल है। कायथा है, एरड़ है, नवदा टोली है, नागदा है, ये सब तमाम प्रकार के जो मालवा संस्कृति से संबंधित यह स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, संख्या 67 है। इसमें देखिए गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है। इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक इतिहास से। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है ताम्र पाषाण काल से संबंधित। अब देखते हैं, गंगा घाटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो सरयू नदी के तट पर एक स्थल है, नरहर स्थित है। ठीक है, नरहर संस्कृत ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ये आपका जो नरहर है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक नदी बहती है, एक सरयू नदी, एक घाघरा नदी, उसी के तट पर नरहर स्थित है। ठीक है, यह जो नरहर है यह ताम्र पाषाणिक संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से वानस्पतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। इसमें तुलसी है, कटहल है, बांस का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 68 पर। कौन सा प्रश्न संख्या 68 पर? अधोलिखित संस्कृतियों में क्या है? अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन है इसमें नहीं, ध्यान दीजिएगा नहीं पे। इसमें जो सोहा संस्कृत है, सोथी है, मद्रासियन है और बिंद है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है सोथी संस्कृत जो है वह पाषाण युग से संबंधित नहीं है। इसकी चर्चा हमने पीछे की है। ठीक है, अब थोड़ा सोथी संस्कृत के विषय में जान लें। जो सोथी संस्कृत है राजस्थान के घग्गर और चौतंग नदियों के बीच स्थित है। इसकी खोज की बात करें, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसी का उत्खनन उन्होंने किया था। सोथी जो संस्कृत है या प्राक हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा में जो सिसोवल है वह सोथी संस्कृत के समरूप मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए सोथी संस्कृत को सिलवा संस्कृत भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 पर। इसमें क्या है? पाषाण काल संस्कृत संबंध रखता है। पाषाण महापाषाण संस्कृत संबंध रखता, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं कि महापाषाण संस्कृत संबंध रखता है। तो उत्तर है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, आपका है लोहा से। अब अगला प्रश्न जो आपका है उस पे चलते, प्रश्न संख्या 70 पर। इसमें आपको क्रम लगाना है कि काल क्रम लगाएं। कि देखिए इसमें आपका जो है वह है लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग। देखिए आपको जो वहाँ पे उत्तर लगाना है, इसमें आपका देखिए सबसे पहले तीसरा आएगा आपका पूर्व पाषाण युग है, दूसरा आपका नव पाषाण युग है, तीसरा आपका है कांस्य युग और चौथा लौह युग। अर्थात आपका जो उत्तर है वह है 3, 4, 2, 1, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, यही आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, इसमें 71 प्रश्न में तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा ताम्र पाषाण युग, तीसरा मध्य पाषाण युग, चौथा नव पाषाण युग। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। अर्थात पहले पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा तो चौथा ऑप्शन है नव पाषाण काल, चौथा ताम्र युग। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा बताया है, पढ़ाया है, समझ में आ गया होगा। मैं तो इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। आपको सारे प्रश्न ऐसे व्याख्यात्मक तरीके से बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।